हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यहाँ टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो टेट, सुपर टेट की बेहतर विधिवत तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ते रहें। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हिंदी चल रही है, साइकोलॉजी चल रही है, मैथ चल रहा है और हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम साइकोलॉजी में बाल मनोविज्ञान में बाल्यावस्था पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने शैशवावस्था पढ़ाया है। जिस किसी ने वो नहीं पढ़ा है आप उसको देख लीजिए, पिछली क्लास दी है। और आज हम पढ़ाएंगे बाल्यावस्था। ठीक, तो एक बार सब लाइक करें वीडियो को, फिर हम चलते हैं आगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ टेट और सुपर टेट एवं अन्य सभी तैयारियां कराई जाती हैं। चलिए, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? सबसे पहले अवधि क्या होती है बाल्यावस्था की? अवधि, बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? तो देखिए, बाल्यावस्था जो हमारी शुरू होती है, हमने आपको पढ़ाया था शैशवावस्था जन्म से लेके 6 वर्ष तक होती है। ठीक है ना, शैशवावस्था थी ये हमारी। अब बाल्यावस्था की अवधि क्या है मैं कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगी आपको। जो मैंने पिछला वीडियो दिया था आपको शैशवावस्था का, वो भी बताती जाऊंगी, यहाँ बाल्यावस्था भी पढ़ाती जाऊंगी। तो देखिए, बाल्यावस्था की हमारी अवधि होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक हमारी क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। वहीं कल हमने क्या पढ़ा था? शैशवावस्था हमारी कहाँ तक थी? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था थी। क्लियर? बाल्यावस्था हमारी 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक है। ओके, तो देखिए, जो शैशवावस्था में बच्चा होता था हम उसे शिशु कहते थे। बाल्यावस्था में जो हमारा बच्चा है हम उसे बालक कहते हैं। ठीक है, हमारी अवधि बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष की है। तो चलिए अब देखते हैं बाल्यावस्था को हम क्या क्या कहते हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से आपके हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। क्लियर? और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनसे 100% क्वेश्चन आता है आपका। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे आपका 1 नंबर तो पक्का है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? तो देखिए, हम बाल्यावस्था को और क्या क्या कहते हैं। इसे ये प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं। इसे प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं। ठीक, हम इस बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? तो हम इस बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक विद्यालयी आयु, बाल्यावस्था को। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, और क्या कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैं अभी लिखा रही हूँ आपको, मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, इस अवस्था से औपचारिक शिक्षा
का प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। ओके, देखिए बाल्यावस्था है तो इस अवस्था से औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा है, एक निश्चित स्थान पर होती है, एक निश्चित समय पर होती है, जो हमारी औपचारिक शिक्षा है। ठीक, तो इस अवस्था से औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसे ही हम प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है? आप इसे अंडरलाइन करिए। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ। क्लियर? अब देखिए, इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। ठीक, बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। अंडरलाइन करिए, मिथ्या परिपक्वता काल। देखिए, मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? हमारा मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? तो देखिए, हमारे हैं एक रॉस साहब हैं। रॉस ने कहा है। ठीक, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मिथ्या परिपक्वता काल, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? ठीक है, तो आपका जवाब होगा रॉस ने। क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं फिर। देखिए अगला पॉइंट देखिए, टोली अवस्था। टोली अवस्था या फिर समूह अवस्था, समूह अवस्था भी कहते हैं। देखिए, जो हमारी बाल्यावस्था है इसको हम टोली अवस्था कहते हैं, या फिर समूह अवस्था कहते हैं, या फिर गैंग एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग एज। क्लियर? इसका क्या मतलब है? बच्चा बाल्यावस्था में आके वो अपने समूह में रहना शुरू कर देता है। ठीक, अपने समूह में रहना शुरू कर देता है, टोली में रहने लगता है। वो छोटी छोटी टोली बच्चे अपनी बना लेते हैं, वो उसमें रहना शुरू कर देता है। इसलिए हम इसे टोली अवस्था या समूह अवस्था कहते हैं। समझ में आया? ठीक, तो अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट देखिए, ये इस अवस्था को हम मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक, जो हमारी बाल्यावस्था है हम इसको क्या कहते हैं? तो हम मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। अब हमारा प्रश्न उठता है, हम मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था को क्यों कहते हैं? ठीक, तो देखिए,
जो हमारा बालक होता है बाल्यावस्था में, मूर्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उसे सामने दिख रही हैं, ठीक है, जो कुछ भी उसे सामने दिख रहा है, मूर्त है जो, वो उसके संदर्भ में चिंतन करना शुरू कर देता है बालक। जो उसे दिख रहा है सामने मूर्त चीज़ों के लिए वो चिंतन करना शुरू कर देता है, अमूर्त चीज़ों के लिए नहीं। हमने सिर्फ मूर्त की बात कही है, सिर्फ मूर्त की, जो उसे चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों के बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए हम बाल्यावस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। समझ में आया? बच्चे को जो सामने दिख रहा है वो उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देता है, सीधी सीधी बात। वहीं कल हम आपको पढ़ा रहे थे शैशवावस्था। शैशवावस्था में हमने बताया था अतार्किक चिंतन की अवस्था, ठीक है ना। तो जो हमारी शैशवावस्था थी वहाँ बच्चा कोई तर्क नहीं करता था, अतार्किक चिंतन की अवस्था थी। लेकिन यहाँ ये मूर्त चिंतन की अवस्था है, जो उसे दिख रहा है सामने वो उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा। कौन सी अवस्था में? तो हमारी बाल्यावस्था में। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए देखिए, अवधि हमने बताई बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष। इसे प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था से औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है, बच्चा स्कूल जाने से लगता है, ठीक है। तो ये औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ हो गया यहाँ से। इसे मिथ्या परिपक्वता काल कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। टोली अवस्था कहते हैं हम, या समूह अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो बालक होता है वो समूह में रहना शुरू कर देता है, अपने यार दोस्तों में रहना शुरू कर देता है। इसलिए हम इस अवस्था को टोली अवस्था या समूह अवस्था या फिर गैंग एज कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला पॉइंट, इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। बच्चा मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में, मूर्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो उसे सामने दिख रही हैं। तो बच्चा मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना शुरू कर देता है हमारी बाल्यावस्था में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो चलिए गाइस चलते हैं हम बाल्यावस्था की विशेषताओं की तरफ। हेडिंग डालिए, बाल्यावस्था की, हेडिंग डालिए, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। विकासात्मक विशेषताएं। देखिए हमने विकासात्मक विशेषता क्यों कहा? क्योंकि हम इन विशेषताओं में आपको बताएंगे कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है। हम आपको बालक के विकास के बारे में बताएंगे, इसलिए हमने हेडिंग डाली बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं, बच्चे का विकास कैसे होता है, ठीक है, हमें ये देखना है। तो पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखना है आपको, शारीरिक तथा मानसिक विकास। शारीरिक तथा मानसिक विकास। क्लियर?
शारीरिक व मानसिक विकास। देखते हैं शारीरिक और मानसिक विकास कैसा होता है हमारा बाल्यावस्था में। तो देखिए, जो हमारा बालक होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था थी, ठीक। तो जो हमारा बालक होता है बाल्यावस्था में, इस अवस्था में जो विकास होता है, चाहे शारीरिक विकास हो मानसिक विकास हो, वो बहुत धीमी गति से होता है। कैसे होता है? धीमी गति से होता है। तो विकास की गति कैसी होती है? बहुत धीमी होती है। विकास की गति मंद होती है, ठीक। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास कैसे हो रहा है? बहुत मंद गति से हो रहा है। वहीं कल हमने आपको शैशवावस्था पढ़ाया था। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल का जो आप भूलेंगे नहीं, एक कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा याद रहेगा, ठीक है ना। तो शैशवावस्था में क्या था? शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही बहुत तीव्र गति से हो रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ हमारा बाल्यावस्था में क्या हो रहा है? शारीरिक और मानसिक विकास बहुत मंद गति से हो रहा है। कैसे हो रहा है? मंद गति से होता है। क्लियर है? ठीक। और यहाँ क्या होता है कि विकास तो हमारा बहुत धीमे हो रहा है, शारीरिक और मानसिक विकास। तो यहाँ जो बच्चा होता है परिपक्व सा दिखाई देने लगता है। कैसा? परिपक्वता सी आ जाती है बच्चे में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। मानसिक योग्यताओं में, तो देखिए दूसरा पॉइंट है आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, ठीक। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, क्या क्या वृद्धि होता है? देखिए, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बच्चे में सृजनात्मकता आ जाती है, ठीक है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। देखिए, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति आदि में वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए, हमारा मानसिक योग्यताओं में वृद्धि कैसे हो रही थी? देखो, स्मरण शक्ति बढ़ रही है, तर्क शक्ति बढ़ रही है, बच्चे में सृजनात्मकता आ रही है। क्लियर है? ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आत्मनिर्भरता। तीसरा पॉइंट है आत्मनिर्भरता। थर्ड पॉइंट लिखिए, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। चलिए, ये हमारा पॉइंट हो गया बाल्यावस्था का। अब आप बताइए, हमने एक पॉइंट दिया था शैशवावस्था में, आपको क्या दिया था? याद है कुछ? हमने बताया था शैशवावस्था में क्या होती है? परनिर्भरता। शैशवावस्था में क्या होती थी? परनिर्भरता। हमारी बाल्यावस्था में क्या है? आत्मनिर्भरता। जब शिशु था परनिर्भरता थी उसमें, वो हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। बाल्यावस्था में आके बालक आत्मनिर्भर हो जाता है, वो थोड़े बहुत काम अपने आप करने लगता है। जब शैशवावस्था में था तो उसको ब्रश कराना, ये सारे काम थे उसकी माँ कराती थी। अब जब बाल्यावस्था में बच्चा क्या हो जाता है? आत्मनिर्भर हो जाता है, वो कुछ काम अपने आप करने लगता है। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है हमें बाल्यावस्था में? आत्मनिर्भरता। यहाँ बच्चे में आत्मनिर्भरता आ रही है, वो कुछ काम अपने आप करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपने अपने घरों में भी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं उनके सारे काम मम्मा कराती है। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं 6 से 12 साल की एज में, तो वो अपने काम खुद करने लगते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही आप थोड़ा सा उसको इमेजिन करके देखते रहिए, अच्छा समझ में आएगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट
सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। चौथा पॉइंट है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। ठीक, अगला पॉइंट था सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। तो देखिए, बच्चा बाल्यावस्था में आके सामाजिक होने लगता है, वो अपने दोस्तों में रहने लगता है, स्कूल, घर से निकल के स्कूल जाना शुरू करता है, उसकी सामाजिकता यहीं से बढ़ने लगती है। विद्यालय में गया, अपने दोस्तों से मिला, अपने अध्यापकों से मिला, उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो गया ना, उसका सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है, उसका नैतिक विकास भी हो रहा है। कैसे? बच्चा आज्ञा पालन करने लगता है, अपने बड़ों का, अपने शिक्षकों का आज्ञा पालन करता है। सत्यवादिता होती है उसमें, बच्चा छोटा होता है, सच बोलता है, सत्यवादिता होती है, उसको ध्यान रखिए। समयबद्धता होती है और काफ़ी सारे उसमें नैतिक विकास होते हैं, वो होते रहते हैं। ठीक है, हम सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा आज्ञा पालन। ठीक, छोटा बच्चा आज्ञा पालन बहुत अच्छे से करता है, तो ये नैतिक विकास उसके शुरू हो जाते हैं। सब करते हैं नैतिक आज्ञा पालन, लेकिन इसी अवस्था से, बाल्यावस्था से ये नैतिक विकास शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। सामाजिक विकास शैशवावस्था में तो नहीं था। शिशु जो था शैशवावस्था का, ना तो वो सामाजिक था, ना तो वो असामाजिक था। ठीक है, उसकी जो सामाजिकता का विकास हो रहा था वो शैशवावस्था के अंतिम वर्षों से हो रहा था। अब देखिए, बाल्यावस्था में उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है। बच्चा बाहर जा रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, यहाँ से उसका विकास बहुत तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। उसके नैतिक गुणों का भी विकास होता है, उसमें नैतिकता आ जाती है बच्चे में। ठीक है ना। शैशवावस्था में शिशु में कोई नैतिकता नहीं थी, बाल्यावस्था में आके उसमें नैतिकता आ जाती है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ सामाजिक विकास भी हो रहा है बच्चे का, नैतिक विकास भी हो रहा है। क्लियर है? ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है 5वां नंबर लिखिए, जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए, जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता अत्यंत तीव्र होती है। और शैशवावस्था में कैसी थी? शैशवावस्था में भी जिज्ञासा की प्रबलता अत्यंत तीव्र थी। बाल्यावस्था में भी जिज्ञासा की प्रबलता अत्यंत तीव्र होती है। वहीं जब शैशवावस्था में बच्चा था तो वो अपने खिलौनों को तोड़ फोड़ के अपनी जिज्ञासा को शांत करता था। जब बच्चा बड़ा हो गया है, बाल्यावस्था में पहुंच गया है, तब भी उसमें जिज्ञासा की प्रबलता बहुत अधिक पाई जाती है, अत्यधिक प्रबल होती है जिज्ञासा। यहाँ वो जानकारी प्राप्त करके अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। शैशवावस्था में बच्चा अपने खिलौनों को तोड़ फोड़ के जिज्ञासा को शांत कर रहा था। बाल्यावस्था में बच्चा जानकारी प्राप्त करके जिज्ञासा की प्रबलता को शांत करता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों में ही जिज्ञासा की प्रबलता अत्यंत तीव्र होती है। समझ में आ रहा है? ठीक, 6 पॉइंट देखिए। सिक्स पॉइंट है सामूहिक प्रवृत्ति की भावना। देखिए, सामूहिक प्रवृत्ति की भावना क्या होता है ये देखिए।
बाल्यावस्था में आके बच्चे में सामूहिक प्रवृत्ति की बहुलता पाई जाती है। कैसे? जो हमारा बालक होता है वो अपने दोस्तों से मिलता है तो वो किसी न किसी समूह का एक सदस्य बन जाता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो बाल्यावस्था का बच्चा होगा वो कैसा सदस्य होगा समूह का? अस्थाई सदस्य। वो अस्थाई सदस्य बनता है, ठीक है ना। किसी समूह का स्थायी सदस्य नहीं बनता। कभी वो इस समूह में रहेगा तो कभी दूसरे समूह में जाएगा, कभी तीसरे समूह में जाएगा, तो वो अस्थाई सदस्य होता है, स्थायी नहीं होता है, उसका समूह बदलता रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बालक किसी न किसी समूह का सदस्य बनता है, लेकिन कैसा? अस्थाई सदस्य बनता है, ठीक है ना। अस्थाई सदस्य बनता है, इस बात को आप ध्यान रखना। बालक समूह का अस्थाई सदस्य, अस्थाई सदस्य बनता है। अस्थाई सदस्य बनता है, ठीक। वो किसी न किसी समूह का सदस्य होता है लेकिन अस्थाई होता है। अब देखिए अगला पॉइंट, देखिए ये समझ में आ रहा है आपको? अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, ठीक। देखिए बालक का जो विकास होता है बाल्यावस्था में कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। कैसा होता है? बहिर्मुखी। वहीं कल हमने आपको बताया था जो शैशवावस्था में जो शिशु था उसका कैसा व्यक्तित्व था, आपको याद है? थोड़ा सा रिपीट करिए उस चीज़ को, कि हमने शैशवावस्था में बताया था जो शिशु का व्यवहार था वो कैसा था? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बताया था हमने। जो शैशवावस्था में बच्चा होता है वो अंतर्मुखी होता है। हमारा बाल्यावस्था में आके बच्चा कैसा हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। कैसा? बहिर्मुखी हो जाता है, ठीक। आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, तो आपका होगा बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चा बहिर्मुखी होता है? किस में होता है? बाल्यावस्था में, ठीक है ना। क्लियर है? ओके, चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 8, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, ठीक है। ये किसने कहा है जीवन का अनोखा काल? तो कोल व ब्रुस ने कहा है। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल व ब्रुस ने कहा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लो। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीवन, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल एवं ब्रुस ने। किसने कहा है? कोल एवं ब्रुस ने। इसको रट लो आप, ठीक है ना, इसको रट लो। तो देखिए कोल एवं ब्रुस ने जीवन का इसे अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। क्यों कहा है? क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसको समझ पाना बहुत कठिन होता है। जो हमारी बाल्यावस्था है इसको समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से भी एक जटिल अवस्था होती है।
जो हमारी बाल्यावस्था होती है वो विकास की दृष्टि से भी एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में बहुत से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक परिवर्तन होते हैं। बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, नैतिक परिवर्तन, नैतिकता आती है बच्चों में इस अवस्था में। इसलिए इस अवस्था को, बाल्यावस्था को, जीवन का अनोखा काल कहा है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रुस ने। आप इसको रट्टा मार लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 9। अगला पॉइंट है आपका संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति क्या होती है? ये देखिए, संग्रह मतलब इकट्ठा। बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें उसे रखने का शौक होता है। बहुत सारी चीज़ें वो इकट्ठी करता रहता है अपने पास, उसे रखने का शौक होता है, इकट्ठा करने का शौक होता है। तो ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है हमारी इस बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है ना? इस बाल्यावस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा सारी चीज़ों का, बहुत सी चीज़ों का संग्रह करता रहता है। ठीक है ना? इसलिए इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो आज हमने आपको बाल्यावस्था पढ़ाया। इसकी अब तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको बाल्यावस्था पढ़ाया है। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो आप कमेंट करके पूछिए। हमारी क्लासें कैसी लग रही हैं आप ये हमें बताइए। वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स से हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।